हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज की हम वीडियो में पेडागोजी का अपना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है सभी यूनिट से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ऐसा किसने कहा? क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, रॉस, जॉन्स। तो देखिए, इस परिभाषा में ये कहा गया है कि एडोलसेंस में, यानी कि किशोर अवस्था में बच्चा जो है अपराध की तरफ चला जाए, यानी कि गलत साइड जाए, इसकी संभावना बढ़ जाती है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये किसने कही बात, किसको ऐसा लगा? तो ये लगा वैलेंटाइन को। वैलेंटाइन डे पर आपराधिक मामले बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है। नहीं, ये तो ऐसे ही मैं बोल रही थी। इसका आंसर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने ये परिभाषा दी थी किशोर अवस्था की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आरटीई की धारा 25 में एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य है? 50 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे या फिर 41 घंटे। तो देखिए, इसमें आरटीई की धारा 25 में कहा गया है कि एक शिक्षक को 45 घंटे काम करना ज़रूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आप 45 घंटे लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है ये कि प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे एक वर्ष में काम करना पड़ता है, एक अध्यापक को करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 800 घंटे, 800 आवर्स। और अगर ये प्राइमरी से ऊपर की बात करें तो 1000 घंटे। अगर वर्किंग डेज आपसे पूछ लें कि एक साल में कितने वर्किंग डेज हैं धारा 25 में आरटी की, तो जो प्राइमरी स्तर है उस पर 200 और उससे ऊपर वाले स्तर पर हैं 220 दिन। तो फिलहाल ये पूछा था एक हफ्ते में घंटे, तो हमारा आंसर है सी, 45 घंटे। चलिए, एनसीएफ 2005 का आरंभ किस निबंध के अंश से होता है? सभ्यता और शिक्षा, प्रगति और शिक्षा, शिक्षा और कार्यक्रम, सभ्यता और प्रगति। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सभ्यता और प्रगति, जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनका एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। उसमें एक बच्चे के ऊपर बात लिखी गई थी। एक बच्चा था जो अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता था, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसको एक दिन एक बहुत महंगा टॉय ला के दे दिया। तो उसके बाद से क्या हुआ, वो बच्चा और बच्चों के साथ उसने खेलना बंद कर दिया और वो जो है अपने टॉय के साथ ही लगा रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चा अपने दोस्तों से दूर होने लगा। उसने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। क्या मिस कर दिया? उसका जो एक तरह से जो उसका सोशल डेवलपमेंट होना था, वो उसमें कमी आ गई। तो उसने जो कुछ खोया, उस से संबंधित बात उस निबंध में है। तो ये जो है सभ्यता और प्रगति नाम से निबंध है और इसी के अंश से एनसीएफ 2005 शुरू होती है। तो हमारा आंसर है डी। आगे चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा में कितने प्रतिशत शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु प्रश्न होने चाहिए? 25 से 40%, या फिर 40 से 50%, या फिर 30 से 60, या 10 से 25%। तो इसमें एनसीएफ में कहा गया है कि 25 से 40% तो हमारे होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और बाकी जो है सब मल्टीपल चॉइसेस होने चाहिए ऐसा कहा गया। और परीक्षा के बारे में ये भी कहा गया है कि ये बहुत ही, इसका जो वो है लचीलापन होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ऐसा ना हो, बहुत सख्त इसके नियम ना हो। चलिए आगे देखते हैं। WHO के अनुसार किशोर अवस्था की अवधि क्या है? तो WHO के अनुसार है 10 से 19 वर्ष। और वैसे हमें जो किशोर अवस्था की अलग अलग जो डेफिनेशंस मिलती हैं उनमें, या जो अलग अलग किशोर अवस्था के बारे में हम कहीं देखते हैं, पढ़ते हैं, तो 13 से 19 आपको मिलेगा। लेकिन बात हो रही है WHO की, उन्होंने 10 से 19 की जो कैटेगरी है उसको किशोर अवस्था में रखा है। चलिए आगे देखते हैं। किशोर अवस्था को कौन सी ऋतु की अवस्था कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें आपको ग्रीष्म भी, बच्चे किशोर अवस्था के हैं तो बहुत गर्मी होती है उनके अंदर, बहुत जोश होता है ना, तो ग्रीष्म भी हो सकता है। शीत तो हो नहीं सकता क्योंकि ठंडे तो उस टाइम होते नहीं है बच्चे, है ना। और बसंत यानी कि जब उन पर एक नया जोश होता है, उनके चेहरे पर भी एक, जैसे स्प्रिंग में बच्चे जैसे फूल खिलते हैं, तो इस तरह से किशोर अवस्था में भी खिलने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन ये है बसंत। तो
हमारा आंसर है बसंत। केवल बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत गर्म हिसाब के ही रह जाते हैं, नहीं, बच्चों में ना एक नयापन आता है किशोर अवस्था में, उनके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, और एक जैसे बसंत में हर चीज़ खिली खिली होती है, तो ऐसे ही किशोर अवस्था में बच्चे जो हैं वो खिले खिले होते हैं। तो इसको नाम दिया गया है किशोर अवस्था को बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से जीवन उपयोगी विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। ये किसने डेफिनेशन दी है विद्यालय के बारे में? तो ऑप्शन है बेवर, साइमन तथा अन्य, जे कैली, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने ये डेफिनेशन दी थी, क्योंकि वो जो थे वो व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बातें कर, उनको लगता था कि विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा, जिससे कि बच्चा जो है अपना जीवन को बेहतर जी सके, है ना। तो इसलिए जॉन डीवी ने विद्यालय की ये परिभाषा दी थी। आगे बढ़िए। बोल्स एंड डेवनपोर्ट के नेतृत्वकर्ता के मॉडल में कितने लक्ष्य प्राप्त करने होंगे? यानी कि जो बॉल्स एंड डेवनपोर्ट का 1975 में मॉडल आया था, उसमें उनके हिसाब से नेतृत्वकर्ता को कितने लक्ष्य प्राप्त करने होंगे? तो देखिए, इसमें 4 लक्ष्य प्राप्त करने होंगे। ये मैंने पूरा समझा रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो देख लें, फर्स्ट वीडियो इसमें यही है, और अगर नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लें। चलिए, वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें 4 जो होते हैं वो लक्ष्य, पहला तो यही है कि विद्यालय बनाए रखने का जो लक्ष्य है। दूसरा हमारा लक्ष्य बताया है डेवनपोर्ट ने कि जो सीखने के अवसर देना, कि हर बच्चा सीख सके, ऐसा माहौल बनाना। तीसरा है शिक्षकों को प्रेरित करना, कि जो शिक्षक हैं वो हम जब नवाचार उनमें आए, मतलब नए विचारों के साथ बच्चों को पढ़ाएं, नए तरीके से पढ़ाएं। और चौथा जो है वो है कि वो विद्यालय की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। तो ये जो 4 लक्ष्य हैं, ये इस मॉडल के हिसाब से एक लीडर को पूरे करने होते हैं। तो इसका आंसर है 4। आगे देखते हैं, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री नहीं है? स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर शामपट। तो देखिए, कई बार हम प्रक्षेपी सामग्री, इससे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं और आपको कोई ऐसा वर्ड लगता है तो आप उसकी तुरंत इंग्लिश में देख लें, वो होता है प्रोजेक्टिव मटीरियल। प्रोजेक्टिव से आपको समझ आएगा ये कुछ टेक्निकल बात हो रही है। तो स्लाइड भी है, फिल्म स्ट्रिप भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी है, या फिर जो हम स्कूल में जो भी प्रोजेक्टर वगैरह सब यूज़ होते हैं, एलईडी वगैरह, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं। तो जो शामपट है वो हमारा आंसर है, क्योंकि शामपट इस तरह का प्रोजेक्टिव मटेरियल नहीं है, वो तो साधारण सा एक बोर्ड होता है। चलिए आगे देखते हैं, बधिर व्यक्ति को दोनों कानों में भाषण आवृत्ति यानी कि स्पीच फ्रिक्वेंसी में कितने डीबी, डीबी होता है डेसिबल। डेसिबल क्या होती है? डीबी मतलब डेसिबल, जो हम सुनने की जो क्षमता होती है उसे नापने की एक यूनिट होती है डेसिबल। तो वो कितनी हानि हो के, मतलब कितनी हानि हो जाती है अगर किसी को सुनाई नहीं देता, तो वो होता है 70 डीबी। 70 डीबी की अगर हानि हो रही है तो नहीं सुनाई देगा, और अगर 60 से 70 के बीच हो रही है तो आंशिक रूप से सुनाई देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सुन गया, लेकिन 70 डीबी हानि होने पर तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। स्किल सेल रोग संबंधित है किससे? त्वचा से, तंत्रिका से, रक्त से या फेफड़ों से? तो जो स्किल सेल रोग होता है, सेल्स की बात हो रही है, ऐसे याद रखना, सेल्स की बात हो रही है। रक्त में जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उन इस रोग में क्या होता है, वो टूटने टाइप में कुछ होता है, टूटने लगती हैं, है ना। तो ये जो रक्त से संबंधित रोग है, और ये वैसे भी अनुवांशिक होता है, यानी हेरिडिटी होती है। अगर माँ बाप में है तो बच्चों में ये होने की बहुत संभावना रह जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? 1, 2 या फिर 3 से 5 या फिर 6 से 8 या फिर 9 से 12? तो अगर आपने मेरी FLN वाली वो देख ली है वीडियो तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप उसको डिटेल में देख लें, तो आपको सब समझ आ जाएगा कि फाउंडेशनल में आती है हमारी 1 से 2, प्रिपरेटरी में आती है हमारी 3 से 5, 6 से 8 आती है मिडिल में,
और ये आती है 9 से जो 12 होते हैं ये आता है सेकेंडरी में। तो हमारी बात की गई थी प्रिपरेटरी की, तो इसलिए हम जाएंगे आंसर बी के साथ। चलिए आगे देखते हैं। ECCE को भागों दो लिखना था यहाँ पे, सॉरी, 2 भागों में काम करती है ECCE। तो इनमें से किन आयु वर्गों में बांटा गया है? 0 से 4, 4 से 14, ये एक है, या फिर 0 से 6, 6 से 14, या फिर 0 से 5, 5 से 8, या फिर 0 से 3 और 3 से 8। तो ECC वाली भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो आप देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ECC का सारा पैटर्न। तो इसका आंसर है हमारा डी। ये 2 भागों में काम करती है, 0 से 3 और 3 से 8। जब हम 0 से 3 की बात करते हैं तो इसमें केवल खान पान और पोषण आता है बच्चे का, लेकिन जब हम 3 से 8 वाली बात करेंगे तो खान पान के साथ साथ उसकी पढ़ाई की भी बात होती है। तो ये तो होता है जब हम 3 से 8 की बात करते हैं, सॉरी, जब हम 0 से 8 की बात करेंगे तो ECCE पूरा हो गया। लेकिन अगर हम केवल 3 से 8 की बात करते हैं, 3 से 8 की, तो ECE होता है। इसमें जो एजुकेशन के बारे में बात होती है और खान पान दोनों की होती है, लेकिन ECCE इन दोनों को ही कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये एक वो होती है, बच्चों में ही एक बीमारी होती है, डिसेबिलिटी होती है। सेरेब्रल का मतलब होता है मस्तिष्क, और पॉलिसी का मतलब होता है कि वो जो हमारे मोटर फंक्शंस होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। यानी कि जब हमारे दिमाग में जब बच्चे का जो दिमाग है वो डैमेज, मतलब उसमें कुछ नुकसान होने लगे और उसकी वजह से वो उसकी मसल्स जो हैं वो काम ना करें, यानी कि उसका जो मोटर फंक्शंस हैं वो काम ना करें, तो तब ये बीमारी बच्चे में देखी जाती है। हमारे देश में लगभग 3 से 4 प्रतिशत बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, और ये जो है सबसे आम डिसेबिलिटी है जो बच्चों में देखी जाती है, और ये जन्म के समय से ही होती है, और बहुत ज़्यादा बच्चों में ये देखी जाती है। और इसकी जागरूकता के लिए वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को इस बीमारी को पहचानना भी, इस डिसेबिलिटी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बस बच्चे की जो वो एक्टिविटीज़ करता है उसी से पहचाना जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। और एक ये भी इसमें, और ये जो बीमारी होती है ये प्रोग्रेसिव नहीं होती, यानी कि जितनी है उतनी ही रहती है, बढ़ती नहीं कि हाँ अब इतनी और बढ़ती चली जाएगी, नहीं, बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं। और ये आजीवन रहती है। ये इसकी मतलब इसमें एक बहुत दुख की बात है कि अगर कोई बच्चा इससे पीड़ित है तो वो आजीवन ऐसा ही रहने वाला है। ये उसका भी कोई, मेरे ख्याल से कोई इलाज भी नहीं मिला है इसका भी सही से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नंबरिंग पे मत जाइए, ये गलत हो रही है नंबरिंग। छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है: पोर्टफोलियो, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें, रेटिंग स्केल, जांच सूची। तो देखिए, FLN वाली जो, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी उससे देख लें, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जब हम FLN की बात करते हैं, जब हम FLN की बात करेंगे तो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चों के आकलन में जब हम आते हैं, यानी कि कैसे करें, तो देखिए, एक तरीके से आप हर बच्चे का आकलन नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग तकनीकें अपनानी पड़ेंगी। अलग अलग तकनीकों के लिए आपको अलग अलग उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो FLN में हम एक तरीके से बच्चे का आकलन नहीं कर सकते, बहुत तरीके से हमें अलग अलग विधियों से, अलग अलग कोई जो भी उपकरण है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे करना पड़े वैसा करो। तो अलग अलग, ये आप ये नहीं कह सकते कि आप एक ही तरीके से बच्चों की कर लेंगे, कि आप जो है एक ही रेटिंग स्केल बना देंगे कि हम इसी तरीके से बच्चे का आकलन करेंगे। नहीं, आपको अलग अलग तकनीक अपनानी पड़ेंगी और उसके लिए फिर अलग अलग उपकरण की भी यूज़ करना पड़ेगा। तो FLN में आकलन आप इस तरह से करेंगे।
परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक साझी विजन का निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षकों का व्यावसायिक निर्माण और शिक्षकों को प्रेरित करना। ये परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी कि एक ऐसी लीडरशिप जब हम चेंज चाहते हैं। परिवर्तनकारी मतलब जो चेंज हमें करना चाहे, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट हो आप चेंज करने के लिए रेडी हो, इस तरह की जब हम लीडरशिप करते हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है एक साझी विज़न का निर्माण। तो साझी विज़न यानी कि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर, मतलब बहुत सारे वो स्कूल के ही होंगे, है ना, ऐसा नहीं कि आप किसी और की बात करें। तो जो भी विद्यालय का पूरा स्टाफ है वो बैठकर, जो भी आपकी वहाँ के समुदाय के लोग हैं उनके साथ, जिन लोगों के साथ बैठकर आपको जो भी काम करना है स्कूल में, जब आप उनके साथ बैठकर कोई काम करेंगे तो जो विज़न का निर्माण करेंगे, कि विज़न मैंने आपको बताया है कि विज़न क्या होता है, जहाँ हम अपनी संस्था को, अपने आप को आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं। तो जब आप उसका निर्माण करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चेंजेस की बात होगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है। तो हमें ढूंढना है जो सही नहीं है। तो वित्तीय प्रबंध और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और शिक्षकों को प्रेरित करना। तो देखिए जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो शिक्षकों को प्रेरित करेंगे। चेंज जहाँ प्रेरित करने का मतलब यही है कि जहाँ चेंज की ज़रूरत पड़े, जैसा करे आप करवाइए वो काम टीचर्स से, ठीक है। और व्यावसायिक विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो भी ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक शिक्षक के तौर पर आप और बेहतर शिक्षक कैसे बने, वो होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो उसके लिए भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हमें ढूंढना है नहीं वाला। तो नहीं में क्या है? वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध यानी कि जब आप मैनेजमेंट की, पैसों के लेन देन वाली बात है ना, तो ये आते हैं हमारे वित्तीय प्रबंध। जब पैसों से संबंधित बात आती है तो वो परिवर्तनकारी में इसका कोई महत्व नहीं है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला देखिए नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? ऑप्शन है नवाचारी नेतृत्व, रणनीतिक नेतृत्व, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व, एकेडमिक नेतृत्व। तो सबसे पहले तो देखिए एकेडमिक में बात हो रही है पढ़ाई लिखाई की, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नवाचारी जब नए विचारों के बारे में बात की गई है, रणनीति जब कोई रणनीतियाँ बनाई, तो बात तो हमारा जो हमें किसकी बात कर रहे हैं हम? सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि की। तो ये जो है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त पाठ्यचर्या यानी कि हिडन करिकुलम क्या होता है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से सीखने को प्रोत्साहित करना, सावधानी से बनाई योजना, अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता, या फिर कक्षा में औपचारिक अधिगम को दर्शाता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है हिडन, जो छुपा हुआ होता है, यानी कि ऑप्शन सी। अध्ययन के औपचारिक जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसका हिस्सा नहीं होता। जो किताबों में हम जो लेसन दिए हैं वो सब कुछ दिया है, एक बुक्स में जो हमारा सिलेबस होता है वो तो चलता ही है, वो तो औपचारिक पाठ्यक्रम हो गया, उसका हिस्सा ये नहीं होता। ये वो होते हैं जो बच्चे को पता भी नहीं चलते और वो स्कूल में सीखता रहता है। जो गुप्त पाठ्यचर्या है यानी कि एक हिडन जो चीज़ स्कूल में बच्चे सीखते हैं। सपोज बच्चा जो है ईमानदारी सीख रहा है स्कूल में आके, तो कोई ईमानदारी कोई उसमें चैप्टर थोड़ा ही है कि ईमानदारी, और ईमानदारी कोई कहानी में बता भी दी, कोई इस तरह का सद्भावना, वो बच्चा जो है सद्भावना का गुण उसके अंदर हो रहा है विकसित। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है कोई लेसन में ही पढ़ेगा उसे, नहीं। ये जो इस तरह की जो नैतिक मूल्य है, एक तरह से जो सारे नैतिक मूल्य हैं वो हिडन हमारी करिकुलम में ही आते हैं, कि वो जो है औपचारिक जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ चलते रहते हैं, और ना तो बच्चे को पता चलता ना टीचर्स को, और उस पर काम होता रहता है, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को किस बीच में रखा गया है? राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति और एनसीएफ, शिक्षक सहायता सामग्री और एनसीएफ और पुस्तकें, या फिर पाठ्य पुस्तकें और परीक्षा। तो पाठ्यचर्या निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एनसीएफ और पुस्तकों के बीच रखी गई है एनसीएफ में।
ठीक है। तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज इस वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अलग अलग टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन ले आऊँ, जिससे कि ना थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा हुआ भी है सब कुछ, तो एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। सपोज़ ये है, ये वाला जो क्वेश्चन था सब बधिर व्यक्ति वाला, ऐसे तो बहुत आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक रिमाइंड हो जाता है माइंड में, एक रिवीजन टाइप हो जाता है ना, और कुछ नई चीज़ें भी पता चलती हैं। और आप जो है, अगर आपको समझ आ रहा है तो टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लिए, इसमें मैं आंसर इस पर टिक करके और ये PDF डाल दूँगी। तो चलिए, लेकिन वीडियो भी देख लें, उससे थोड़ा सा ये है, एक आंसर बताते बताते है एक दो चीज़ और बता दी जाती हैं। तो पता नहीं क्या आ जाए एग्ज़ाम में। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप सब लगे रहिए। थैंक यू।